नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल में और आज हम लोग बात करने चले हैं बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है और ये चुनाव कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसके विषय में मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बिहार की राजनीति इस चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाली है वो क्या रंग दिखाने वाली है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो 2024 में मैं अपने सुनने वाले दर्शकों और जो भी लोग हैं उनसे मैं 3 विधानसभा पर मैंने केंद्रित करने की बात सोचता हूँ। पहला है उजियारपुर, दूसरा है मुंगेर और तीसरा है शिवहर। ये 3 जो इस विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसके ऊपर पूरे बिहार की विधानसभा की चुनाव आने वाले 2025 में सारा दारोमदार इस ट्रेंड पर होगा। तो मेरा ये नहीं कहना है कि जो सीट्स वगैरह कौन एनडीए जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रही है और क्या जीत रही है नहीं, और कौन कितना सीट ला रहे हैं, इस पर वो कोई आकलन हमारा नहीं है। तो बिहार की राजनीति में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने से चूक गए हैं। मैंने इसके पहले वीडियो भी बनाया था जिसमें कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं और 90% चांसेस था कि वो बन जाते हैं। लेकिन इस बीच में पता नहीं कोई उनके सलाहकार जो थे वो किसी तरह से मिसगाइड किया उनको, और ऐसे कहा जाता है कि वो बहुत चाणक्य नीति उनका जो है वो उसका लोहा लोग मानते हैं। और उनकी बात जो कई बार आपने कहावत भी सुनी होगी कि उनके पेट में दांत है वगैरह वगैरह, ये प्रचलित है। तो एक मैं नहीं जानता, वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, परंतु ये किस रूप में या उनके कौन से सलाहकार ने की बात पर आकर के वो मतलब महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को उन्होंने छोड़ दिया, और ये उनकी जीवन की शायद सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब आने वाले समय में वो और भी दिक्कत में फंसने वाले हैं। कैसे? तो सबसे पहले मेरा अपना सोचना है कि वो इंडिया अलायंस के नज़दीक चुनाव के बाद आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसका कारण इसलिए, इसका दूसरा कारण, बहुत बड़े कारण ये है कि मुंगेर में जो एक अशोक महतो जो कि नीतीश कुमार जी की ही मैंने बिरादर से यानी जाति से आते हैं, उनको लालू यादव ने उनको एक तरह से उनकी मिसेस जो है वो अनीता देवी को टिकट दिया है। लेकिन परोक्ष और रूप से आप ये मान के चलिए कि अनीता देवी से ज़्यादा वो अशोक महतो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि शिवहर में लवली आनंद के स्थान पर आप मान के चलिए कि वो एक मुखौटा के रूप में है, लेकिन असली जो है वो उनके पति देव जो हैं वो चुनाव में खड़े हैं। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का मानना है। तो ठीक मुंगेर लोकसभा में क्या हुआ है कि वो आरजेडी ने टिकट दे दिया है कुर्मी जाति से अशोक महतो को। और अशोक महतो ने एक काम किया है कि वो जिनसे शादी हुई वो धानुक जाति की, यानी देखिए वो जाति उपजाति जो होता है उसी में उन्होंने अपने शादी किया है। तो उनके साथ धानुक और कुर्मी ये दो तो हो ही गए। उसके बाद आपको मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, नवादा से
कोई कुशवाहा जी हैं, याद नहीं आ रहा है नाम उनका, वो पूरे सपोर्ट में, उनके सपोर्ट में वहाँ पर उतरे हुए हैं। तो यानी कि एक बहुत बड़ा चंक मैंने मतलब हुआ कि कुशवाहा, लव-कुश का समीकरण तो आपने सुना ही होगा, तो कुशवाहा और कुर्मी और कुर्मी की उपजाति मान के चलिए कि धानुक, जिनकी अच्छी खासी संख्या वहाँ पे है। तो कुल मिलाकर ये अशोक महतो जी वहाँ पे बहुत भारी पड़ रहे हैं और उनके विरोध में ललन सिंह जो है तीर छाप से, यानी कि नीतीश कुमार के सहयोगी, खास सहयोगी ललन सिंह जो जाति से भूमियार आते हैं, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और जबकि भूमियारों की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उतनी उनकी संख्या नहीं है। तो और बिहार में ये सच्चाई है, या देश में भी सच्चाई होती जा रही है कि जाति के ऊपर ही ये चुनाव लड़ी जाती है और उसी के आधार पर टिकट दी जाती है, सारी व्यवस्थाएं होती है। तो ललन सिंह जी के पक्ष में अभी आपने सुना होगा कि पैरोल पर अनंत सिंह को छुड़ाया गया। तो छुड़ाया गया, ये तो साधारण सी बात हुई। मैं ललन सिंह जिस समूह से आते हैं वो बहुत चालाक समूह होता है, और इतनी बड़ी गलती मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा वोट अनंत सिंह लाएंगे तो उनके द्वारा होगा तो 50,000 से 1 लाख वोट एक्सटेंड करेगा, लेकिन उसके रिपरकशन में जो पूरे मुंगेर में जो देखा जा रहा है कि इन अपर कास्ट के विरुद्ध में, यानी कि भूमियार के विरुद्ध में सारे मतलब ओबीसी, ईबीसी और एसटी, एसटी तो वहाँ कम है, शेड्यूल कास्ट बहुत है। तो और उसके बाद आप जान रहे हैं कि मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी भी तेजस्वी के साथ है। तो ये काफ़ी भारी पड़ रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मैं एक न्यूज़ फॉर नेशन एक टीवी का एक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें कि एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है वो रवि उपाध्याय जी आए थे। तो उनका विश्लेषण सुन के हास्यास्पद विश्लेषण लगा, और इतने बड़े पत्रकार होते हुए वो निष्पक्ष नहीं, वो मतलब अपनी राजनीति विशेषज्ञता को वो निष्पक्षता उसमें नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने क्या कहा, पहले ये आपको बता दें। उन्होंने कहा कि वीणा देवी को 3.5 लाख वोट मिला था और ललन जी को 5,84,000 या समथिंग वोट मिला था, और दोनों जब एक साथ आ गए हैं तो 9-9.5 लाख होता है। तो 9-9.5 लाख वोट जो है वो तो ललन सिंह को कोई हरा नहीं सकते हैं। आश्चर्य लगा इस बात का। तो वीणा देवी लड़ी किससे थी, तो आरजेडी से लड़ी थी। तो यानी कि उनका ये कहना था कि आरजेडी का भी पूरा वोट उन्हीं को वीणा देवी के नाम पर मिल जाएगा। और ये इस तरह से उनका जो उपाध्याय जी का जो विश्लेषण था, उसको एकदम स्पष्ट रूप से ये लगता था कि हाँ वो एक पार्टी विशेष का पक्षपात कर रहे हैं। तो एक निष्पक्षता भरी बात होनी चाहिए कि आप इस तरह से बोल दिए कि फिर ललन, तब तो अशोक महतो को कोई वोट ही नहीं मिला। जब आरजेडी का वोट पूरा ललन सिंह को मिल जाए वीणा देवी के थ्रू, और ललन जी का तीर छाप का अपना 5.5 लाख था, तो फिर तो आरजेडी का वोट मैंने अशोक महतो को मिलना ही नहीं चाहिए था कुछ। ये बड़ा अजीब तरह का एक बहुत तकलीफ़ होता है इन सब विश्लेषण सुन करके। खैर ये वो जाने, और परंतु एक मोटिवेशन का और ये एक पार्टी विशेष का काम करना अच्छा नहीं लगता है। एक पत्रकार है तो निष्पक्षता से आप उसको कहिए। खैर, तो मैं 3 बातें कह रहा था कि उजियारपुर में नित्यानंद राय खड़े हैं, और ये मैं उससे पहले मुंगेर को कंक्लूड कर देता हूँ कि मुंगेर में बहुत ही लोग कांटे की टक्कर बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जो न्यूज़ और लोगों से जो हमने बातचीत की, इससे साफ साफ पता चलता है कि ललन सिंह वहाँ पर कहीं भी नहीं हैं, कहीं भी नहीं है।
अगर वो अनंत सिंह भी आ गए हैं तो भी वो कहीं भी नहीं है। मेरे हिसाब से मैं पूरा विश्लेषण तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़े मार्जिन से अशोक महतो जीतने जा रहे हैं जहाँ तक लगता है। तो उस पर क्या हुआ है कि एक ललन सिंह जाति से, भूमियार जाति से आते हैं और अनंत सिंह भी भूमियार जाति से आते हैं। तो भूमियारों का जो गोलबंद होना लोगों ने जो देखा, ओबीसी, एसटी, एससी की कहानी तो बिल्कुल अलग है। वो संविधान, वो इस चीज़ को छोड़ दीजिए, उनका वोट सीधा सीधा संविधान के माने ये मोदी जी के अगेंस्ट में जाने वाला है। जैसा कि ट्रेंड में मुस्लिम जो है वो मोदी जी के अगेंस्ट में वोट देते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के एससी शेड्यूल कास्ट वो मोदी जी के अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं। संविधान को ख़त्म करने की बात जो बार बार उनके नेताओं ने कही है, इस बात को शेड्यूल कास्ट ने पकड़ लिया है। और ये पकड़ जो लिया है वो इवन पासवान जाति के भी बहुत सारे लोग, भले वो एनडीए के साथ में चिराग पासवान हो, लेकिन पासवान जाति भी मोदी जी से छिटक चुका है। तो उस आधार पर मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि अनीता देवी जो है वो ललन सिंह पर बहुत भारी पड़ रही, भारी नहीं बहुत भारी पड़ रही हैं। और ये बेवकूफ़ी भरा कदम कैसे उठाया गया कि किन्हीं को जेल से पैरोल पर ला करके अपने सपोर्ट में खड़ा करे, जिसके विरोध में रिपरकशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और एक तरफ जो है लोग गोलबंद होना शुरू हो गए। तो ये स्वाभाविक है कि ललन सिंह जी को वोट जो है वो अपर कास्ट का मिलेगा, लेकिन है कितने, 15%। बहुत होगा तो छिटक करके 20 से 25%, बाद बाकी 75% वोट तो फिर अनीता देवी या अशोक महतो ये ले लेंगे। तो किसी भी रूप में ललन सिंह का वहाँ से जीतना मुश्किल है। और ये एक माने अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बिहार में एक लड़ाई की शुरुआत मैं मानता हूँ, पहला। दूसरा आप आइए उजियारपुर। उजियारपुर में नित्यानंद राय जो है वो खड़े हैं। राय का मतलब हुआ कि यादव है, वो यादव जाति से आते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने आलोक कुमार मेहता को वहाँ से टिकट दिया। आलोक कुमार मेहता जो है वो कुशवाहा से हैं, कुशवाहा जाति से हैं। तो यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ कि यदि यादवों ने वोट नित्यानंद जी को यदि जाति के आधार पर दिया और ये लोगों को पता चला कि यादवों ने नित्यानंद राय को वोट दिया है जाति के नाम पर, तो आप ये जान लीजिए, मेरा एकदम सिंपल सोच है कि आप तेजस्वी मुख्यमंत्री फिर 2025 में नहीं बनने जा रहे हैं। 2025 में नहीं बनने जा रहे हैं। याद रखिएगा, उजियारपुर की घटना यदि ऐसी हो जाती है तो यादवों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, खास करके ओबीसी, एसटी, एससी और ईबीसी, तो ये उठ जाएगा। तो ये तेजस्वी के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर यादव के समूह नित्यानंद के राय के साथ चले गए तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा 2025 में, क्योंकि सारी ओबीसी, ईबीसी जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी छोटी छोटी जातियां हैं, वो इसके विरुद्ध में वो खड़ी हो जाएगी। याद रखिए। तीसरा, शिवहर में एक दिलचस्प लड़ाई चल रही है रितु जायसवाल और लवली आनंद के। तो आप जानते हैं आनंद मोहन जो है वो लवली आनंद के पति हैं, और वो इनके प्रकरण कानून के बदलाव से वो बाहर नीतीश कुमार जी के द्वारा, लोग कहते हैं कि उनको इस कानून में ऐसा बदलाव किया गया कि उनको लाभ दिया गया और वो जेल से बाहर आ गए। तो वहाँ पे रितु जायसवाल को आरजेडी ने टिकट दिया। एक
एक एक एक मैं उसको कहूँगा कि एक पॉट खोला गया है, जिन जो जिसमें बाहर निकल जाता है। तो ऋतु जायसवाल एक खोज है, आरजेडी का ऋतु जायसवाल एक खोज है। तो ऋतु जायसवाल खोज क्यों है? क्योंकि आरजेडी ने इस बात को समझा कि ये ऐसी वैश्य कम्युनिटी एक ऐसी जाति है, ऐसे समूह लोगों का एक समूह है जिसमें कि छोटी जातियां जो है वो एक मुश्त वोट करती हैं। उनमें एक दूसरे के प्रति मतलब जैसे वो कलवार जाति से हैं तो कोई कानू है, कोई अदर कास्ट माने बनिया में अदर कास्ट में जो आते हैं, जैसे कलवार अगर वो है तो फिर बहुत तरह का जायसवाल, कलवार, कानू, मदेसिया, बहुत छोटी जातियाँ जिनका 0.6%, 0.1% ऐसे करके भी है। तो ये काफ़ी बड़ा चंक है जो कि 20% से ऊपर का चंक है। इसको रिवील किया है लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव ने फील किया कि ये जो ऐसी जातियां हैं, ये प्रयोग के तौर पे शिवहर में एक टिकट दिया गया है एक तरह से आरजेडी को, आरजेडी ने दिया है वैश्य कम्युनिटी को। और ये कम्युनिटी और वैश्य जिस हिसाब से चल रही है चुनाव की प्रक्रिया और प्रचार प्रसार, ऋतु जायसवाल का जीतना वहाँ तय माना जा रहा है और काफ़ी मार्जिन से माना जा रहा है। क्योंकि लवली आनंद को भले वो वहाँ पे कास्ट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट वहाँ पे है, उनका अपने कास्ट का सपोर्ट है, पर ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो उलटफेर कर सकती हैं। तो ऋतु जायसवाल एक प्रयोग के तौर पे है और मैं समझता हूँ ये एक हिडन चीज़ है जो वैश्य कम्युनिटी को प्रायोरिटी जो है इसके बाद 2024 के चुनाव में मिलना शुरू होगा। बीजेपी भी देगी और दूसरी आरजेडी तो देगी ही, और एक बहुत बड़ा कम्युनिटी जो 20% का है जो कि नहीं दिखता है, लेकिन आप वैसे कम्युनिटी के जानकार लोगों से बात कीजिए और एक मुश्त वोट जाता है। सिवाय वैसे कम्युनिटी में तेली जाति जो है वो नरेंद्र मोदी को देख रही है, तो उनका जो भी परसेंटेज हो 3%, 2.5%, 3% है, वो वोट नहीं मतलब एनडीए के साथ है, वो ऋतु जायसवाल के साथ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये आप देख लीजिए कि आगे आने वाले समय में वैश्य कम्युनिटी का जो वोट है वो बहुत मायने रखेगा। और इस मायने में आप ये देख लीजिएगा कि धीरे धीरे वैश्य कम्युनिटी का सीट मैंने लड़ाने की उम्मीदवार ज़्यादा अभी आएंगे। और इसको रिवील लालू यादव ने किया है, लेकिन इसको आगे फॉलो बीजेपी भी करेगी जहाँ तक लगता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। रमा देवी को उन्होंने वोट वहाँ से शिवहर से ही उनको टिकट नहीं दिया गया था, जिसके कारण जो है वो वैश्य कम्युनिटी में काफ़ी आक्रोश था कि हमारी सीट को आप नहीं दे करके दूसरे को आप दे दिए। तो उसी के रिपरकशन में जो ऋतु जायसवाल बहुत वैश्य वोट के साथ अन्य छोटी जितनी भी जातियाँ हैं उनकी वोट को वो समेट रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है और लोगों से बात की है उसके आधार पर करता हूँ। जाते जाते एक अंतिम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव आने वाले समय में अशोक महतो को इतना बूस्टअप करेंगे कि नीतीश कुमार, यानी दोनों एक ही जाति से आते हैं, तो नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट को आप ये मान के चलिए कि रिप्लेसमेंट के लिए अशोक महतो को उन्होंने खड़ा कर दिया। और कुर्मी और कुशवाहा जाति में लव कुश समीकरण जो चलता है बिहार में, उसमें एक बहुत बड़ा आक्रोश ये आया है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह के चलते अशोक महतो को हराने, यानी कि उन्हीं के बिरादर को हराने के लिए
आनंद सिंह को पैरोल पर छुड़वाया था। ये भले कोर्ट का हो, लेकिन लोगों की मानसिकता जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये अगर इन लोगों में ये बात डाली नहीं गई है तो डाली जाएगी आरजेडी के द्वारा, और धीरे 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 अशोक महतो जो है वो नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट बनेंगे। मेरा अपना आकलन है। इसके डर से मैं ये भी कर रहा हूँ, इसके डर से नीतीश कुमार 2 या 4 तारीख के बाद, जून के बाद वो महागठबंधन में शामिल होंगे, संभावना है। क्योंकि उनका जो वर्चस्व बिहार में रहा है अपनी जाति पर, वो छूटता हुआ नजर आएगा, और उसको अशोक महतो किसी न किसी रूप में ग्रैब करेंगे। तो ये रहा आज का विश्लेषण, और इसको आप किसी भी रूप में आप लें, ये मेरा पर्सनल विश्लेषण है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।